आज मैं जिस बिल पर गुफ्तगू के लिए खड़ा हुआ हूं, ये सिर्फ कोई कानूनी मसूदा नहीं है, बल्कि ये हमारे मुल्क की तामीर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह और एक निहायती पुरानी रवायत से जुड़ा हुआ मुस्तकबिल का मामला है। मैं आज इस ऐवान के सामने एक ऐसे फिक्रमंद हिंदुस्तानी की हैसियत से खड़ा हूं जिसे अपनी मां जैसी सरजमीन के हर शहरी से मोहब्बत है और जिसके दिल में ये सवाल है कि क्या हम उन रवायतों को भुला सकते हैं जिन्होंने हमें एक देश एक कौम बनाया है। आज हम जिस वक़्फ़ तरमीमी बिल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मामला सिर्फ मुसलमानों से वाबस्ता नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के समाजी तवाज़ुन और शहरी तहजीब से जुड़ा है। सर, जिस बिल को हुकूमत लाना चाहती है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को शदीद नुकसान पहुंचाता है। हमारी बुनियादी बात यह है कि ये सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है। मैं एक बार फिर कहूँगा, ये एक निहायत अहम और संगीन आईनी मसला भी है। सर, और मौसम नूर, समीरुल इस्लाम, दोला सेन और मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, हमारे सारे मेंबरान भी मौजूद हैं। हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और हमारी दीदी ममता बनर्जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं यहाँ अपनी पार्टी की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन का दफा करूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात तवज्जो से सुनी जाएगी और किसी भी फैसले से पहले इन ज़रूरी बातों का ख्याल रखा जाएगा। सर, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमें रास्ता दिखाती है। यही फ़र्क है आज की सरकार और हमारे नज़रिए में, और यही वजह है कि हम भारत के आइन की हिफाजत के लिए अपना आखिरी कतरा खून भी देने को तैयार है। सर, वक़्फ़ तरमीमी बिल 2025 में कई संगीन खामियां मौजूद हैं। इसमें कानूनी ज़ाब्तों में खिलाफ वर्जियाँ हैं, आइनी उसूलों की पामाली है और ये एक गैर मुनासिब कदम है। इस बिल में बहुत सारे गैर मंतकी फैसले हैं। इसमें किसी भी तब्दीली की वाज़ेह तौजीह नहीं है और सबसे बढ़कर ये अक़लियतों के हुकूक को पामाल करता है। यहाँ तक कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एंटी फेडरल है और फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी करता है। सर, मैं अपनी बात 10 पॉइंट में कहूँगा। पहला पॉइंट, उम्मीद। वक़्फ़ दरअसल सदका जारिया है, यानी ऐसी खैरात जो हमेशा के लिए हो, और लेकिन ये बिल वक़्फ़ की पहचान को कमज़ोर करता है और इस बात को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि वक़्फ़ क्या है। ये हुकूमत इस फैसले के नताइज को समझने में नाकाम है। ये बिल वक़्फ़ को उसकी तारीखी और मजहबी हैसियत से महरूम कर देगा। सर, रिफॉर्म्स के नाम पर हमारी सदियों पुरानी दीनी व समाजी इदारों को नया नाम देना वक़्फ़ की रूह के साथ एक भयानक मजाक है। मैं समझता हूँ कि ये ऐवान माने हाउस को खुद से पूछना चाहिए कि ऐसा डाइल्यूशन क्यों ज़रूरी है। ये करोड़ों मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहा है जिनके लिए वक़्फ़ ईमान, अकीदा और इज्तिमाई फ़क्र की अलामत है। ये बिल वक़्फ़ को हद से ज़्यादा सरकारी कंट्रोल में लाकर हमारी सदियों पुरानी रवायत और खिदमत के निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और अलमिया ये है कि जिस बिल को उम्मीद का नाम दिया गया है वो दर हकीकत लोगों के लिए मायूसी और बेचैनी लेकर आया है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। सर, मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं कि यहाँ पर इस बिल में ये शर्त रखी गई है कि कोई भी शख्स 5 साल तक इस्लाम पर अमल करने के बाद ही कोई दुरुस्त वक़्फ़ कायम कर सकता है। ये शर्त आर्टिकल 25 और 26 की खुली खिलाफ वर्जी है जो हर फर्द को बगैर किसी गैर ज़रूरी मुदाखलत के मजहबी आज़ादी, अमल, तबलीग और इदारा चलाने का हक देता है। हैरत की बात यह है कि पाबंदी सिर्फ मुसलमानों पर लागू होती है जबकि हिंदू, सिख और ईसाई चैरिटीज़ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब 5 साल की शर्त लगाई गई है तो इसका सर्टिफिकेट कौन देगा
कि ये मुसलमान 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है। और प्रैक्टिसिंग माने क्या है कि 5 वक्त नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज पर जाए कि ज़कात दे। इसका कहां से इसका डेफिनेशन होगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। और जेपीसी में जब ये बात उठी, जहां का मैं भी मेंबर था, तो जेपीसी ने अपने आखिरी जो रिकमेंडेशन में इसको और कह दिया कि ना सिर्फ प्रैक्टिसिंग होना होगा बल्कि उनको डेमोन्स्ट्रेट भी करना होगा कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। तो सर, क्या अब एक मुसलमान को किसी अथॉरिटी के पास जाके रजिस्टर करना होगा क्या, ताकि उसके मुसलमान होने का रिकॉर्ड रखा जाए? तो ये मुकम्मल तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर, और आर्टिकल 14 की खुली खिलाफवर्जी है, जो कहता है कानून के सामने सब बराबर है और बराबरी के दरमियान इम्तियाज नहीं किया जा सकता। मुसलसल जहर घोला जा रहा है, सरासर झूठ बोला जा रहा है। तराजू है तवाजुन में नहीं। जब शब्द निकाल दीजिए सर, झूठ शब्द निकल गया। अच्छा ठीक है सर। मुसलसल जहर घोला जा रहा है, सरासर असत्य बोला जा रहा है। तराजू है तवाजुन में नहीं, जब बराबर कैसे तोला जा रहा है। सर, मैं तीसरे पॉइंट में आता हूं, ओरल वकफ और वकफ बाय यूजर पर। सर, इस बिल के तहत यह लाजमी करार दिया गया है कि हर वकफ के लिए तहरीरी दस्तावेज यानी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। यह शर्त सदियों से राइज जबानी वकफ और वकफ बा इस्तेमाल के उसूलों को मुकम्मल तौर पर खारिज कर देती है। मुस्लिम फिक ने हमेशा इस बात को तस्लीम किया है कि जबानी ऐलान से भी वकफ कायम किया हो सकता है, और ऐसी जमीनें जो अवामी तौर पर मसाजिद, कब्रिस्तान या मदरसे के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं, वो भी वकफ के दायरे में आ जाती हैं। इस हकीकत को नजरअंदाज करके ये कानून हजारों ऐसे मौजूदा औकाफ को खत्म कर देगा जिनके पास कागजी सबूत मौजूद नहीं है। इस तब्दीली से न सिर्फ तनाजात पैदा होंगे बल्कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी का नुकसान भी रातों रात हो सकता है। ऐसी तारीखी मस्जिद, कब्रिस्तान और तालीमी इदारे जो शायद कभी सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड ना हुए मगर नस्लों से आवाम की खिदमत कर रहे थे, अब वो अपनी कानूनी हैसियत से महरूम हो जाएंगे। ये और कुछ नहीं बल्कि एक कल्चरल वैंडलिज्म है। मैं अपने चौथे पॉइंट पर आ रहा हूं सर, कि इस बिल में वक्फुल औलाद को इस तरह पेश किया गया जैसे ये सिर्फ एक वरासती चाल हो, जबकि हकीकत ये है कि ये एक नाकाबिली वापसी और नेक नियति पर मुबनी अतिया होता है, जो शरीयत के उसूलों के तहत वाकिफ को ये हक है देता है कि वो अपने बेनिफिशियरी का इंतखाब खुद करे। तो मेरे हिसाब से ये मुदाखलत अननेसेसरी है। मैं 5वें अपने पॉइंट पर आता हूं, डिजिटल निज़ाम और वामसी पोर्टल। इस बिल में वक़फ़ इमलाक को डिजिटाइज करने के लिए वामसी पोर्टल के इस्तेमाल की बात की गई है, लेकिन हकीकत यह है कि रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर, पोर्टल हमेशा क्रैश होता रहता है और दीगर तकनीकी मुश्किलात आम मसला है। सर, अब यह सवाल है कि हम अपनी मजहबी जायदादों के मुस्तकबिल को इस नाकिस निज़ाम पर कैसे छोड़ सकते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ वही वक़फ़ तस्लीम किया जाएगा जो 6 महीने में रजिस्टर्ड हो जाए, और जो ना हो सकेगा तो उसका क्या हाल होगा? क्या वो हमेशा के लिए गैर कानूनी हो जाएगा? सब मंत्री जी बैठे हैं, जब ये जवाब देंगे तो इस पर थोड़ा अगर वाज़ा कर दें तो मैं इनका शुक्रगुजार होऊंगा। मैं 6ठे पॉइंट पर आ रहा हूं सर, कि वक़फ़ बोर्ड और हमारे सेंट्रल वक़फ़ काउंसिल के कंपोजिशन पर। इस बिल का मकसद मरकजी वक़फ़ काउंसिल और रियासती वक़फ़ बोर्ड में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम करना है। सर, सेंट्रल वक़फ़ काउंसिल में 22 में से 12 और स्टेट वक़फ़ बोर्ड में से 11 में से 7 अरकान अब गैर मुस्लिम हो सकते हैं। सीओ भी, जो सीओ होता है वो भी गैर मुस्लिम हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसको वक़फ़ के लॉ से या जो जुरिस्प्रूडेंस है वक़फ़ का, उससे उसको वाकिफ होना ज़रूरी है। इसके अलावा कई ओहदों से मुसलमान होना लाजमी की शर्त भी हटा दी गई है। ये एक वाज़ा कोशिश है कि मुसलमानों का अपनी ही मजहबी इमलाक पर अख्तियार कम किया जाए और इंतज़ामी अख्तियार को सेंट्रल कंट्रोल के मातहत लाया जाए। सर, दिलचस्प बात यह है कि जब यह बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें एक बड़ी ड्राफ्टिंग की गलती रह गई थी,
उसमें लिखा हुआ था कि एनी मेंबर हु इज ए नॉन मुस्लिम विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो यानी हुकूमत ने बिल पेश करने से पहले अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया, और ये गलती हम लोग जेपीसी में जाकर के पकड़े। इसलिए जरूरी है ऐसे बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटियों में भेजा जाए ताकि ठीक से स्क्रूटनी किया जाए। आप सब जानते हैं सर 10 में से 7 बिल स्क्रूटनी में जाते थे, अब सिर्फ 2। सर इस बिल में ख्वातीन की नुमाइंदगी का जिक्र किया गया है, मगर हकीकत यह है कि ख्वातीन पहले से ही वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में वो मेंबर हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी मेंबर हैं। कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पर उनको प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन सर यहाँ पर मेरे पास ये एक्ट की किताब है और इसमें 4 फरवरी 2009 में जो कंपोजिशन है उसमें मैं 3 नाम पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी जम्मू से, डॉक्टर मिसेस सैयद तस्वीर नसरीन कलकत्ता से और श्रीमती मुनव्वरी बेगम तमिलनाडु से। तो ये तो पहले से है, ये महिला तो पहले से वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर है, फिर आप क्या रिजर्वेशन हम लोग को दे रहे हैं कि ये बोल करके ये है। वो तो हमारी पार्टी देती है सर, 39% वीमेन एमपीज वो हमारी पार्टी के पास है, 14% में लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। सर इस बिल में ये भी चेंज किया गया, जो इलेक्टेड बॉडी थी, बहुत सारे इलेक्ट होके आते थे, अब सिर्फ नॉमिनेट होके आएंगे, अपॉइंट होके आएंगे। तो ये आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है सर, जो हर मजहबी ग्रोह को अपने मजहबी मामलात में खुद चलाने का बुनियादी हक देता है। सर ये क्लॉज मुकम्मल तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बिल में बोहरा और आगा खानी कम्युनिटी की भी बात शामिल करने की गई है। जेपीसी में सर बोहरा लोगों ने आकर के अपना डिपोजिशन दिया था और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग इस एक्ट के तहत कहीं भी नहीं रहना चाहते, हमारा अपना निजाम है। अब जबरदस्ती उनको ला करके आप उसको बना रहे हैं जो खुद मेंबर नहीं बनना चाहते। मैं अपने 7 पॉइंट पर आता हूं सर, लिमिटेशन एक्ट पर। यह बिल लिमिटेशन एक्ट 1963 को वक्फ इमलाक पर लागू करता है और मौजूदा कानून क्लॉज 107 को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है, जो अब तक वक्फ को इस एक्ट से एग्जेम्प्ट करार देती थी। क्लॉज 107 को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 26 की सरी खिलाफ वर्जी है। लिमिटेशन एक्ट एक आम कानून है और इसे वक्फ जैसे मखसूस मजहबी कानून पर लागू करने से इनक्रोचर्स वक्फ के जमीनों पर एडवर्स पोजीशन के जरिए मिल्कियत का दावा कर सकेंगे। यह कानून वक्फ के दायमी तस्वुर यानी हमेशा के लिए दीनी और फलाही मकसद से वक्फ की गई जायदादों की बुनियादी नजरिए को तोड़ता है। मजीद तशवीश की बात है कि वक्फ इमलाक जैसा कि मसाजिद, कब्रिस्तान, मदारिस वगैरह अब तक रियासती हुकूमत के दायरे अख्तियार में थे, लेकिन ये बिल उन्हें मरकजी हुकूमत के मातहत लाने की कोशिश करता है, यानी स्टेट वक्फ बोर्ड को बाईपास किया जा रहा है। ये एक एंटी फेडरल कदम है सर और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इस बिल में क्लॉज 108A भी शामिल किया गया है, जो सेंटर को यह अख्तियार देता है कि वो जमीन से ताल्लुक कानून बना सके। सर हम लोग सबको मालूम है कि लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट, खा स्टेट के दायरे में ही क्यों ना हो। यह बिल मजहबी, समाजी और माशरी बहबूद माने वेलफेयर को मुतासिर कर सकता है और वक्फ इमलाक को गैर कानूनी कब्जों के लिए खुला छोड़ देगा, क्योंकि इसमें कोई लीगल सेफगार्ड नहीं रखा गया है। सर पहले 2 साल की सजा थी, उसको कम करके 6 महीना कर दिया गया जो इनक्रोचर्स के लिए, और जो ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल था अब उसको बेलेबल कर दिया गया। सर मैं अपने अगले पॉइंट पर आता हूं 8 नंबर पर कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इस बिल का शायद सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह तमाम अख्तियारात सरकारी अफसरों को देता है और अदालतों, कम्युनिटी इदारों और वक्फ बोर्ड को टूथलेस कर देता है। जेपीसी रिपोर्ट के बाद अब बिल में क्लॉज शामिल किया गया है कि एक नामजद अफसर जो जिला कलेक्टर से ऊपर का दर्जा होगा, यह फैसला करेगा कि कोई जायदाद वक्फ है या नहीं। यानी सिर्फ एक अफसर की स्वाबदी डिस्क्रिशन पर किसी जायदाद की मजहबी या कानूनी हैसियत तय हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या यह अफसर उसूलों से वाकिफ होगा, क्या ये
उस रवायत की रूह का इल्म उसके पास होगा। सर, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल दैट नो वन कैन बी ए जज इन देयर ओन कॉज। ये आर्टिकल 25 और 26 की खुली खिलाफ वर्जी है। सर, मैं अपने 9th पॉइंट पर आता हूं कि ट्राइब्यूनल्स के फैसले फाइनल होते थे, अब वो फाइनलिटी खत्म हो गई। इसलिए एक अननेसेसरी अमेंडमेंट है सर, क्योंकि ये अब जितने लीगल डिस्प्यूट उसको और लंबा करेगा और जो कोर्ट पर पहले से बोझ है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर, उस पर और बढ़ाएगा सर। मगर ये तरमीम दीगर मजहबी कानून के मुतज़ाद है, क्योंकि दूसरे मज़ाहिब के चैरिटीज में ट्राइब्यूनल के फैसले को हतमी तस्लीम किया जाता है। माने फाइनल दूसरा जितना भी ट्राइब्यूनल है उसका फैसला, खाली इसी को फाइनल नहीं किया गया। तो वक़्फ़ के मामले में ये अलग म्यार क्यों? ये एक सर डिस्क्रिमिनेटिव मूव है सर। मैं कहना चाहता हूं कि ये सरासर डायरेक्ट अटैक ऑन फेडरलिज्म है। ये बिल सिर्फ वक़्फ़ का मामला नहीं बल्कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर एक सरासर खतरनाक हमला है। यूनियन गवर्नमेंट पूरे मुल्क में वक़्फ़ के मामलात को बराह रास्त कंट्रोल करके रियासतों के दायरा अख्तियार को नज़रअंदाज कर रही है। ये एक खतरनाक मिसाल काम करेगी। आज वक़्फ़ निशाने पर है, कल मंदिर की ज़मीन, चर्च की ज़मीन या गुरुद्वारे की ज़मीन भी निशाने पर आ सकती है। ये बिल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करके हमारे यूनियन की बुनियाद को हिला रहा है, जिसकी रूह डिवीजन ऑफ पावर में है, ना कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में। मैं इस ऐवान के तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान से गुजारिश करता हूँ कि वो इस बिल की मुखालफत सिर्फ मजहबी आइनी बुनियाद पर ही नहीं बल्कि फेडरल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर भी करें। सर, मैं यहाँ केरल के मुनम्बम इलाके का भी जिक्र करना चाहता हूँ, जहाँ 700 से ज़ायद ख़ानदान बरसों से आबाद हैं। मैं इस ऐवान में ममता बनर्जी की पार्टी का रुकन होने की हैसियत से खड़ा हूँ और ये बात वाज़ा तौर पर कहना चाहता हूँ कि एक भी खानदान बेदखल नहीं होगा। No one will be evicted। सर, प्लीज इस मुकामी मामले को वक़्फ़ बिल से ना जोड़ा जाए। ये दो बिल्कुल अलग इश्यूज हैं। ये जगह बंगाल में है क्या? सर, आखिरी में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मैं जिक्र करना चाहता हूँ सर आखिरी में कि बहुत सारी कमिटियों का रिकमेंडेशंस पर ये बिल मंत्री जी ने कहा कि मैं इसको सबका रिकमेंडेशन लेकर के बिल लेकर के आया हूँ कि वो पार्लियामेंट्री कमिटीज अलग अलग है। लेकिन अगर आपको रिफॉर्म करना ही है तो आप इन जितनी कमिटियां तो उसमें तीन रिकमेंडेशंस तो उसको आप मान लीजिए। एक कि मुसलमानों में तालीम के फरोग के लिए एक नेशनल एजुकेशन बोर्ड का क़याम, इसको तो मानिए सर। दूसरा, इन्हीं कमेटी ने रिकमेंड किया था कि वो वक्फ जायदाद जिन पर सरकारी एजेंसियां काबिज हैं उन्हें वापस वक्फ बोर्ड को दिया जाए। और उनका लास्ट रिकमेंडेशन में जिसको मैं पढ़ रहा हूं कि पब्लिक प्रेमिसेस ब्रैकेट में एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 के तहत वक्फ को लाया जाए। सर, मैं हैरान हूं कि इन्होंने ये सब रिकमेंडेशन का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। इसमें जो बिल आया इसमें नहीं है, बल्कि अभी जो 2014 में एंटी एनक्रोचमेंट एक्ट वक्फ का जो था, जो राज्यसभा में लाइव था, उसको ये बिल पेश करने से पहले उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सर, अगर आज वक्फ निशाने पर है तो याद रखिए कल किसी को भी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे पर भी यही कानून लागू किया जा सकता है, किसी के भी। आइए हम खुलकर बात करें। वक्फ कोई आम इदारा नहीं, ये एक रूहानी विरासत है, एक ईमानी अमानत है जिसकी जवाबदेही मुकद्दस फर्ज है और जिनसे आज खयानत हो रही है। सर, मैं इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान से पुरखुलूस अपील करता हूँ, इस बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया जाए। अगर इस्लाह करना, अगर रिफॉर्म करना है तो मिल्लत के एतमाद, मशवरे और शराकत के साथ की जाए, ना कि ज़बरदस्ती। ये बिल सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि हमारे सेकुलरिज्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी डेमोक्रेसी का इम्तहान है।
ये मत भूलिए कि तारीख सब याद रखती है और यकीनन तारीख याद रखेगी कि हमने इस मौके पर इंसाफ का साथ दिया या खामोशी अख्तियार कर ली। सर आइए सर बुलडोजर राज का हमने बहुत नाम सुना है, लेकिन बुलडोजर राज हमारे दिल से हिंदुस्तान की बू नहीं निकाल सकती। सर मैं कह सकता हूं कि हमारे पुरखों की कब्रें यहाँ हैं, हमारी भी होगी, हमारे बच्चों की भी होगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सर इस मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, इस मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। मैं आम तौर पर किसी शख्स को ज्यादा अहमियत नहीं देता हूं, लेकिन चूंकि वो बंगाल में अपोजिशन लीडर हैं इसलिए उनका जुमला दोहराना चाहता हूं। वो कहते हैं जो हमारे साथ हम उनके साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। मैं रिपीट करता हूं सर, जो हमारे साथ हम उनके साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। तो मंत्री जी और सबसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उनका साथ देते हैं? सर कहां गया आपका सबका साथ सबका विकास? मैं पूछना चाहता हूं सर 272 का पावर चाहिए लोकसभा में एक बिल पास करने के लिए। 400 पार का नाम सुना था सर, 350, 300, 272 भी नहीं हुआ, 240। और अभी सबका उसमें सबका साथ लेकर करके वो बिल ये पास कर करके जो आया है, इसके तहत सर मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बार यहाँ के लोग मोदी जी और शाह जी ने बंगाल में जाके रैलियां की हैं, मगर बंगाल ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। और 2026 में भी यही होगा, क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल है बंगाल, और वहां पर ये है। सर मैं अपना बस चंद लाइन करके अपने खत्म करता हूं सर, मुझे मौका दीजिएगा सर। 3 मिनट है आपको मैंने रोका नहीं, शुक्रिया टोका भी नहीं। द वक़फ़ बिल is not just about property or governance, it's about dignity, it's about identity, and it's about whether we will let our rights be rewritten by those who see us as mere footnotes in this nation's story. When institutions that have stood for centuries serving education and welfare are suddenly questioned, when our places of worship and our sacred lands are put under the scanner while others remain untouched, we must ask who gets to decide how much is enough. We do not owe explanations for our presence, for our heritage, for our existence. This land is ours as much as anyone else. Our history, our contributions and our rights are not up for negotiation. The Constitution does not ask how much we belong, it guarantees that we do. अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वो सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद। धन्यवाद।